कुछ रिकॉर्डिंग का भी इशू जा रहा है मेरे ख्याल से। जुड़ जाने देते हैं और भी लोगों को। आवाज की क्लियरिटी है सभी को? चलिए ठीक। जितने प्रावधान आपने इसके संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में लिखे हैं, उतने ही प्रावधान आप संयुक्त लोक सेवा आयोग के संदर्भ में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब उन्हें आपको अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग पूछा जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग को ही आप एक तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के स्थान पर संयुक्त शब्द जोड़ करके आप स्थापित कर सकते हैं। बस डिफरेंस वहां पर यह आ जाता है कि उसकी स्थापना के संदर्भ में जो दायित्व है वो केंद्र सरकार को प्रदान किए गए हैं, उनको जो अधिकारिताएं दी गई हैं वो केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। इस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है। बाकी आप जब किताबों का अध्ययन करेंगे तो ऑलरेडी आपको सारी चीजें वहां डिटेल में मिल जाएंगी। उसकी पुनरावृत्ति करने का कोई बहुत यहाँ लाभ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगर आप लोगों की अनुमति हो इस लोक सेवा आयोग वाले पक्ष से आगे बढ़ जाएं। आप सभी की अनुमति है मुझे। लोक सेवकों में प्रशासनिक संस्कृति का अभाव पाया जाता है, स्पष्ट करें। आगे बढ़। दीपेन ने प्रश्न पूछा है प्रशासनिक संस्कृति। हम इस पक्ष को यहाँ याद रखिएगा दीपेन, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें स्वीकार्य नहीं करना है। मतलब जिनके जिनके हम ये नहीं मानते हैं कि प्रशासनिक संस्कृति का अभाव है। कुछ स्तरों पर चुनौतियां जरूर हैं, जहां पर कहीं पर भ्रष्टाचार है, कहीं पर कुछ ऐसे लोक सेवक होते हैं जो अपने प्राप्त अधिकारिता का कई स्तरों पर दुरुपयोग करते हैं। लेकिन हम इस पक्ष की स्थापना नहीं करते हैं कि लोक सेवकों में प्रशासनिक संस्कृति का अभाव है। प्रशासनिक संस्कृति का अभाव इसलिए हम नहीं स्वीकार करते हैं, एक तो हम पहले एक वृहद प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों में से निर्धारित करके कुछ विद्यार्थियों का चयन करते हैं और उसमें हम उस तरीके का एलिमिनेशन प्रोसेस स्थापित करते हैं कि जो हमारी पूरी तरीके से में सफल होगा उसी को हम लोक सेवा कहते हैं, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। और यही नहीं, उसके 2 वर्ष का कार्यकाल, उसके वॉइस अभी प्रॉब्लम कर रही है क्या? वॉइस प्रॉब्लम कर रही है क्या? जी, वॉइस स्टक हो रही है। ओके, अब ठीक। का मतलब क्या है? प्रशासनिक संस्कृति का मतलब है अब प्रशासक को निर्धारित किए। वॉइस प्रॉब्लम है, अभी ठीक है? आवाज ठीक है आप लोगों को? चलिए ठीक। प्रशासनिक संस्कृति का मतलब है जो प्रशासन के कार्य और दायित्व जो निर्धारित किए गए हैं उन संस्कृतियों से इतर होकर के जब आप कार्य करने लगते हैं तो प्रशासनिक संस्कृति से इतर माना जाता है, प्रशासनिक संस्कृति का अभाव मान लिया जाता है। भाई, जो कल्याणकारी योजनाएं कार्यक्रम और व्यवहार सुनिश्चित किए गए हैं उनको स्तर उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ठीक, तो वहां आपको इस प्रश्न का उत्तर में आपको बिल्कुल भी आवाज दिक्कत कर रही है क्या? अभी भी आवाज अब ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं सर वो नेटवर्क का इश्यू है, थोड़ी देर ठीक हो जाती है। चलिए भाई, इसको भी ध्यान रखिए। अगर नेट पैक खत्म हो। नहीं भाई, मेरा नेट पैक अनलिमिटेड वाला है, इसलिए आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और उसका बिल मैंने बिल्कुल जमा करा रखा है आप लोगों के आधार पर, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है अभी भी? मुझे बता दें आप लोग।
ओह सर, अब मैं करूं इसमें क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आया सर। ठीक है, अब स्पष्ट है, अब आ रही है, थोड़ा देर, अभी आ रही है सर। चलिए ठीक, न नेटवर्क मेरे हाथ में केवल पढ़ाना। यदि अध्यक्ष या सदस्य का संबंधी परीक्षा क्रम सम्मोद बने रहेंगे, राहुल उसके संदर्भ में यह बात कही गई है कि अगर लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सदस्य ही नहीं, पेपर बनाने वाले, कॉपी चेक करने वाले, इनमें से किसी का भी कोई संबंधी परीक्षा दे रहा होता है तो उन्हें पहले ही इस बात की सूचना देनी पड़ती है और उन्हें यह बताना पड़ता है कि उनके यह संबंधी इस परीक्षा को दे रहे हैं। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष या उस पैनल को निर्धारित करना होता है कि अगर वह उनकी निष्पक्षता से पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं तो वह उन्हें उस परीक्षा प्रक्रम में बनाए रखते हैं, अन्यथा उन्हें उस परीक्षा प्रक्रम में बनाए नहीं रखा जाता है। यह सामान्य व्यवहार के अंतर्गत स्थापित व्यवस्था है। ठीक, आगे बढ़ जाए हम लोग। और कोई प्रश्न हो पूछ ले। दीपेंद्र, आप अपने संतुष्ट हैं या उसमें कुछ और भी जानना चाहते हैं? मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर, न्यायाधिकरण अलग है दीपेंद्र, यहाँ आप उसको नहीं पढ़ेंगे। वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए न्यायाधिकरण की बात कही जा रही है। ये न्यायिक प्रक्रिया का विषय है, इसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आप संबद्ध मत कीजिए। वहां पर मतलब प्रशासकीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अगर कोई चुनौती आती है, किसी प्रकार का व्यवधान आता है, आपको सस्पेंड टर्मिनेट अगर किया जा रहा है गलत आधारों पर, तो आप इस न्यायाधिकरण में जाकर के संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण करता है। भाई, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण आप डालेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि उच्च न्यायालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। जितने भी राज्य प्रशासनिक सेवा के जो पदाधिकारी हैं, उनकी सेवा शर्तों से संबंधित होने वाली चुनौतियों को यहाँ सुना जाता है, उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। अर्थात ये फोकस्ड होता है मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के न्यायिक विवादों के निपटारे के लिए। ठीक है, पहले वाले में, अच्छा, पहले वाले में आपको लिखना यही है कि लोक सेवकों के प्रशासनिक संस्कृति के स्तर पर यद्यपि कुछ चुनौतियां विद्यमान अवश्य हैं, परंतु इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि लोक सेवकों में प्रशासनिक संस्कृति का अभाव विद्यमान है। अब वहां आपको उदाहरण देने पड़ेंगे कि विविध वृहद लोक कल्याण, इवन कोविड तक का आप दे सकते हैं कि विविध लोक कल्याण के दायित्व को पूरी तरह से सफल और सक्षम बनाने में लोक सेवकों की सक्रिय भूमिका है। यद्यपि कई बार प्रशासनिक कर्मचारियों के अपने दी गई अधिकारिता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार जैसे पक्ष की स्थापना होती है, जिसके आधार पर उनके उनमें कार्य संस्कृति के अभाव जैसे प्रश्न चिन्ह आरोपित किए जाते हैं। लेकिन भारत जैसे बृहद राष्ट्र में एक बड़े लोक हितार्थ समूह के सुरक्षार्थ कार्य करने वाली जो एक संगठन है, उसे लोक सेवा के रूप में ही स्वीकार किया जाता है और वह निरंतर अपने विविध चुनौतियों का सामना करके दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। जहां केंद्र और राज्य की योजनाओं, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थी समूह तक प्रदान करके उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में पहल सुनिश्चित कर रहा है। तो इस तरीके से आप वहां उसे स्थापित करेंगे। ठीक, और कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। कोई और प्रश्न? आगे बढ़ जाए हम लोग। देखिए, दो एक पक्ष आपके और हैं जो आपके पॉलिटी वाले हैं, उसके बाद आपके आयोग वाले पक्ष शुरू हो जाएंगे, जिनको मैं चाहता हूं एक बार कंप्लीट कर दूं ताकि बाद में आप ये ना कहें कि ये छूटा रह गया। जैसे उसमें एक पक्ष आपका है राजभाषा, जिसे आप ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा राजभाषा। राजभाषा
ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहां पर पहले समझिएगा, उसके बाद आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, आईएएस के कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो आप कहेंगे, जब भारतीय प्रशासनिक सेवा, आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा देश में अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत स्थापित होती है, जिसे शीर्षस्थ सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पदस्थ होने वाला जो अधिकारी होता है वह न केवल केंद्रीय सेवाओं, केंद्र में विद्यमान मंत्रालयों की सेवाओं के साथ साथ राज्यों में विद्यमान विविध दायित्वों का निर्वहन करता है, जहां वह राज्य प्रशासन तंत्र के स्तर पर जिला कलेक्टर से लेकर के मुख्य सचिव जैसे दायित्वों तक का निर्वहन करता है। इसके साथ साथ राज्य या संघ के विविध विभागों के जो महत्वपूर्ण दायित्व युक्त पद हैं, उन पर भी कर्तव्य, अब उन पर भी अपने निर्धारित किए गए कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी न केवल किसी जिले के स्तर पर बल्कि प्रादेशिक स्तर पर अपने नियत किए गए विभाग या संस्था के स्तर पर जो दायित्व सुनिश्चित किए गए हैं उनको फलीभूत रूप में प्रतिस्थापित करते हैं, तथा शासन के साथ संयुक्त होकर के कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की जाती है। देश में जो राज्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, वो प्रशासनिक एकीकरण की व्यवस्था की संपूर्ण देश में प्रतिस्थापना करते हैं। वह केंद्र और राज्य के बीच में एक उचित सेतु की स्थापना करके कहीं ना कहीं नियत किए गए जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं उन्हें पूर्ण करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण दायित्व स्थापित करते हैं। ठीक है, इनको दिया जाने वाला प्रशिक्षण उस उच्च कोटि के प्रशिक्षण में स्थापित होता है जहां वह तात्कालिक या समय परिस्थितियों अनुरूप स्थापित होने वाली चुनौतियों का प्रबलता पूर्वक सामना करने में सक्षम स्वीकार किए जाते हैं। इन्हीं दायित्वों के साथ इन पदों को आप कंपाइल कर सकते हैं। मतलब आईएएस की जब आप बात कर रहे हैं तो आईएएस केवल कलेक्टर नहीं है, आईएएस जो है वो आपका चीफ सेक्रेटरी भी आईएएस है और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो भी आईएएस है। लेकिन वहां पर जहां भी उसकी पदस्थापना होगी, आपके यहाँ विद्युत वितरण निगम में भी आईएएस बैठा हुआ है, आपके यहाँ पीएस रैंक पर किसी विभाग पर चले जाइए वहां आईएएस बैठा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो सभी विभागों के शीर्ष पदों पर विद्यमान होने वाला जो व्यक्ति है वो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा से ही संबद्ध स्वीकार किया जाता है और उसको वहां से कनेक्ट करके देश की संपूर्ण व्यवस्था के संचालन के स्तर पर उसे आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक, और कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई भी प्रश्न? आगे बढ़ जाएं हम, अगर आपकी अनुमति हो तो। आगे बढ़ जाएं, अनुमति है आप लोगों की? आवाज स्पष्ट है? चलिए ठीक। अब यहाँ, चलिए ठीक, अब देख लीजिए आपके लिए मुख्यतया वीआरएस लेना क्या है। अच्छा, वीआरएस जो है, जब कोई भी सेवा में एक निश्चित कार्यकाल, जिसे मिनिमम 20 वर्ष माना गया है, निश्चित कार्यकाल पूर्ण कर लेता है तो अपनी सेवा के कार्यकाल रहते हुए ही
वह अपना रिटायरमेंट सुनिश्चित कर लेता है। इसी को आप वीआरएस कहते हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट के रूप में उसे जाना जाता है। सेवा के रहते ही आप अपनी सेवा से रिटायरमेंट ले लेते हैं, जहां सेवा पश्चात मिलने वाली सुविधाएं, आपको जो भी पेंशन भत्ते आदि हैं, वो सारे आपको प्रदान किए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाए हम। अब आ जाइएगा राजभाषा। पहले तो राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। राज की भाषा, राज का मतलब यहाँ पर शासन से है, मतलब शासनिक व्यवहार में स्थापित होने वाली भाषा को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखिए, भाषाई विभेद भारत की एक विशेषता स्वीकार की जाती है। हम सभी जानते हैं कि भारत के संदर्भ में यह माना जाता है कि भाषाई विविधता से संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत विद्यमान है। बहुसंख्यक बोलियां यहाँ प्रचलित हैं, जिनकी मात्रा 3000 से अधिक स्वीकार की जाती है। और जब हम भाषा की बात करते हैं तो कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनका इतिहास हमारे देश में 1500 से 2000 वर्षों पुराना है, अर्थात हिंदी से भी ज्यादा पुराना उनका इतिहास स्वीकार किया जाता है। और एक संपन्न साहित्य प्रक्रम भी उसे स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि भाषाई विविधता के आधार पर भाषाई विभेद भी हमारे यहाँ जन्म लेता है। मतलब मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से आप केरल चले जाएंगे तो आपको भाषाई विभेद स्पष्ट रूप में फेस करना पड़ेगा। आपको हिंदी आती है, देश में 9 ऐसे राज्य हैं जो कि हिंदी भाषा भाषी माने जाते हैं, और केरल में मलयालम बोली जाती है। तो आप मलयालम बोल नहीं पाएंगे और केरल वाला हिंदी समझ नहीं पाएगा, तो भाषाई द्वंद्व का सृजन होगा। भाषाई श्रेष्ठता का पक्ष स्थापित नहीं है भारत में, याद रखिएगा। कौन सी भाषा श्रेष्ठ है इस पर बल नहीं दिया जाता है, बल इस बात पर दिया जाता है कि हमारी भाषा को किसी दूसरी भाषा से नीचे न रखा जाए। और यही कारण है भाषावाद का सृजन होता है। अब आगे आप जब आएंगे तो आपके कुछ टॉपिक हैं आंतरिक और बाह्य सुरक्षा वाले मुद्दे। तो भाषावाद आपके यहाँ एक चुनौती का सृजन करता है जब हम उसका अध्ययन करते हैं। अर्थात भाषा की जब हम बात करते हैं तो 1920 के बाद से भाषाई विभेद के स्थान पर भाषाई सहयोग पर भारत में बल दिया, वेद को संयुक्त करके राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किए जाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया गया था। उसी दौर में पहली बार कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भी किया जाएगा। देश का जब संविधान बना तो भाषाई प्रावधानों को कई जगहों पर प्रतिस्थापित किया गया, कई जगहों पर प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की जहां स्थापना होती है वो भाग 17 है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर के 343 से लेकर के आपके 351 के बीच में राजभाषा से संबंधित व्यापक प्रावधानों को स्थापित किया गया। यद्यपि जब हम भाषाई प्रावधानों की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि आपके संविधान में 8वीं अनुसूची इस भाषाई प्रावधानों की स्थापना करती है, जहां संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यकों की बात जो की गई है आपके मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत की गई है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 120 और 210 वे प्रावधान है जहां पर भाषाई प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया गया है। अर्थात भाषाई प्रावधान कितने महत्वपूर्ण हैं इस बात को आप देख सकते हैं कि विविध स्थानों पर भाषाई प्रावधानों की स्थापना की गई। उसका आधार क्या था इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 8-9 अनुच्छेद पढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसके कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। भाषाई
के स्तर पर कहीं न कहीं द्वंद का सृजन था और इसी द्वंद को स्थापित अंग्रेजों ने प्रेरित करके अपना लाभ स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब देश का संविधान बना, तो आप जानते हैं भाषाई आधार पर राज्य के गठन को स्वीकृति नहीं की गई थी। आपने पीछे पढ़ा भी है उसको और अंततः जो है फजल अली आयोग के माध्यम से आपके यहाँ भाषाई आधार पर राज्य गठन भी हुआ, जिससे भाषावाद और ज्यादा बढ़ा और भाषाई संतुलन बनाए रखने के लिए ही आप सोचिए भारत इतना डाइवर्सिफाई भाषाई राष्ट्र है कि हमारे देश में कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। मतलब पूरे राष्ट्र की कोई एक भाषा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को नहीं दिया गया। हिंदी भाषी राज्यों की संख्या भी ज्यादा है और उनकी जनसंख्या भी ज्यादा है। अर्थात भारत में लगभग 46-47% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, लेकिन इसके बाद भी हिंदी को वह दर्जा नहीं प्रदान किया गया। उसके साथ चुनौतियां क्या थी कि जो हमारे देश की दूसरी भाषाएं हैं, उनका बहुत संपन्न साहित्य है, उनका बड़ा व्यवस्थित व्याकरण है, जिसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि इस भाषा को हम नहीं मानेंगे और इस भाषा को हम संरक्षण प्रदान करेंगे। इसीलिए संविधान चलिए नेटवर्क का इशू आज ज्यादा है। ब्लॉकआउट नेटवर्क का इशू थोड़ा ज्यादा है आज, तो थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करें। मैं भी उस दिशा में प्रयास ही कर रहा हूं। अब सबको आवाज आ रही है मेरी? स्पष्ट कर दीजिए। चलिए ठीक, चलिए ठीक ठीक ठीक। तो हमने कहा कि चूंकि भाषाई विविधताएं इतनी ज्यादा प्रबल थी हमारे यहाँ कि हमने राष्ट्रभाषा के स्थान पर राजभाषा की व्यवस्था सुनिश्चित की और क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित जो भाषाएं हैं उनको समान संरक्षण प्रदान किया। और यही कारण था उस समान संरक्षण के क्रम में हमने उन राज्यों को सहराज भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संरक्षण भी प्रदान किया। अर्थात राजभाषा के साथ साथ सहराज भाषा जैसा प्रावधान भी आपके यहाँ इसी भाग 17 के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया। लेकिन संविधानविदों ने इस बात को माना कि हिंदी हमारे यहाँ बोली जाने वाली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए उसको ज्यादा संरक्षण मिलना चाहिए। और संरक्षण मिलने के क्रम में इस बात को देखा गया कि वो भाषाएं जो दूसरी भाषा के रूप में विद्यमान है वह भी चलती रहे, लेकिन हिंदी को आम बोलचाल कार्य व्यवहार के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा संरक्षण मिले, बात ध्यान रखा जाए, इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देशित भी किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा भाग 17 जो है कहीं ना कहीं भाषाई विभेद को
समाप्त करता है, संरक्षित करता है। और आपको एक और चीज बताता हूं, केवल यही मत रुक जाइए। जब हम अध्ययन करते हैं भारत की भाषाई विविधता का, तो हम इस बात को भी जानते हैं कि भाषाई विविधता को संरक्षण प्रदान करने और जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए भी हमारे संविधानविदों ने जो दायित्व केंद्र सरकार के को सौंपे, उन दायित्वों का केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है। यही कारण है कि एक नई श्रेणी भी भारत सरकार ने 2004 में बनाई, जिसे आप शास्त्रीय भाषा का नाम देते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं। और उन क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर 2004 में जिसकी स्थापना की गई थी, अब तक कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे करके उसे पृथक संविधान भाषाई विभेदों को, भाषाई द्वंद्व को समाप्त करके उसे कहीं ना कहीं एक संतुलित रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक, वॉइस प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? सभी को है? ऑल क्लियर? चलिए ठीक। अब हम आज जिस पोर्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है आपका राजभाषा। ठीक है। अब यहां पर एक चीज जानने की जरूरत है कि राजभाषा की जब हम बात करते हैं तो राजभाषा का प्रावधान जो है वो भाग 17 में किया गया, अर्थात पार्ट 17 के अंतर्गत 4 अध्यायों, 4 चैप्टर्स के अंतर्गत राजभाषा की स्थापना की गई है। जहां संघ की राजभाषा को प्रतिस्थापित किया गया है अध्याय 1 में, जिसमें 2 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 343 और 344, जिसके माध्यम से आपको पता है राजभाषा आयोग का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा सहराज भाषा, जिसे आप को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, उसका प्रावधान अध्याय 2 में किया गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत इसको आप लोग, जब मैं तेज बोल रहा हूं इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। राजभाषा में लिखिएगा इस तरीके से। देखिए, इसमें आयोग आपसे 3 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है हिंदी के विकास के लिए क्या निर्देश राजभाषा के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं। तो लॉन्ग आंसर की सब प्रवृत्ति मेंस के लिए है नहीं, शॉर्ट आंसर की प्रवृत्तियां हैं। और प्रीलिम्स के लिए पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स से इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक, लिखिएगा यहां पर आप जरा। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत, अभी हम मेंस पर आएंगे तो लिखवा देंगे, पहले ये लिख लीजिए आप लोग ताकि क्लासिफिकेशन स्पष्ट हो जाए। भाग 17 के अंतर्गत अध्यायों में, 4 अध्यायों में आर्टिकल 343 से, आवाज गई, वॉइस प्रॉब्लम, अब आ रही है आवाज को? आवाज आ रही है? स्टार्टिंग से बोल दीजिए, आवाज आ रही है तो स्पष्ट कर दिए, बोल दूंगा जी आ रही है। चलिए लिख लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 17 में 4 अध्यायों के अंतर्गत, 4 अध्यायों के अंतर्गत, 4 अध्यायों के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 के बीच, 343 से 351 के मध्य राजभाषा संबंधित, राजभाषा संबंधित प्रावधानों की
स्थापना की गई है। राजभाषा से संबंधित प्रावधानों की स्थापना की गई है। जहां अध्याय एक में अध्याय एक में अनुच्छेद 343, 344 में, 343, 344 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। वहीं अध्याय 2 में अनुच्छेद 345 से 347 के मध्य अनुच्छेद 345 से 47 के मध्य प्रादेशिकाओं का उल्लेख किया गया है। 345 से 347 के मध्य प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अध्याय 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 348, 349 में 348, 349 में उच्चतम व उच्च न्यायालय आदि की भाषा उच्चतम व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख किया गया है। वहीं अध्याय 4 में अनुच्छेद 350, 351 के अंतर्गत 350, 351 के मध्य भाषाई विकास संबंधी केंद्र को विशेष भाषाई विकास संबंधी केंद्र को विशेष निर्देश प्रदान किए गए हैं। अब वो मेंस वाले क्वेश्चन लिख लीजिएगा यहाँ पर। मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिएगा। भाषाई संरक्षण के लिए गठित संरक्षण लिए गठित राष्ट्र आयोग के प्रॉब्लम हमने आपको बताया भाषाई संरक्षण के लिए गठित राजभाषा आयोग के प्रावधान। दूसरा लिखिएगा हिंदी भाषा संरक्षण के लिए
केंद्र सरकार को दिए गए विशेष निर्देश, केंद्र सरकार को दिए गए विशेष निर्देश को स्पष्ट कीजिए। को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये संवैधानिक प्रावधान जरूर है। अब यहाँ याद रखिएगा, संविधान में यह कहा गया था, हालांकि अभी हम आएंगे राजभाषा पर, तब उस पर चर्चा करेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट रहेगा। अब हमने कहा आपको हिंदी भाषा संरक्षण के लिए केंद्र सरकार को दिए गए निर्देशों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन था आपका दूसरा वाला। फर्स्ट क्वेश्चन था भाषाई संरक्षण के लिए गठित राजभाषा आयोग के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, हमने जो आपसे बात कही कि राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान ऑलरेडी संवैधानिक प्रावधान, अभी जब आप राजभाषा आयोग की बात करेंगे तो वहां कहा गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भी किया गया था। उनकी संस्तुतियों पर विचार विमर्श करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई थी। तो कहा गया था संविधान लागू होने के 5 वर्ष भाषा आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन बीजी खेर के बाद कोई भी राजभाषा आयोग का गठन नहीं हुआ, उसके बाद कोई आयोग गठित नहीं हुआ। हाँ, कहीं ना कहीं 1943-49 में राजभाषा संबंधी संशोधित अधिनियम पारित जरूर किए गए और 70 के दशक में जब हम आते हैं तो बाद में राजभाषा आयोग को की जगह पर मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रशासकीय शब्दावली और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग का गठन कर दिया गया। तो आज वर्तमान समय में राजभाषा आयोग जैसी कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन चूंकि संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं इसलिए आपको यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर अध्ययन करनी पड़ेगी। अब एक एक करके हम उस पर चर्चा करेंगे। जहां हम राजभाषा आयोग पर आएंगे तो थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बढ़ा देंगे वहां पर, ठीक? तो वो मेंस वाले वो पक्ष आ जाएंगे वहां। सबसे अनुच्छेद 341 अंतर्गत, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, लिखिए। 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा संबंधी, संघ की राजभाषा संबंधी, संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया कि आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? चलिए ठीक। जिसमें स्पष्ट किया गया कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और लिपि देवनागरी होगी तथा
अंकों का रूप भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का होगा। अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का होगा मतलब 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 होगा। ठीक, नीचे लिखिएगा अनुच्छेद 343 2 के अंतर्गत, अनुच्छेद 343 343 2 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ की अवधि, संविधान के प्रारंभ की अवधि से 15 वर्ष की अवधि, 15 वर्ष तक की अवधि तक शासकीय उद्देश्य के लिए, शासकीय उद्देश्य के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। तथा 15 वर्ष पश्चात यदि, तथा 15 वर्ष पश्चात यदि संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर प्रावधान स्थापित करे तो, प्रावधान स्थापित करे तो अंग्रेजी का प्रचलन बना रहेगा। अंग्रेजी का प्रचलन बना रहेगा। नीचे नोट करके लिखिएगा, नीचे नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। भारत में 14 सितंबर 1963 को, भारत में या भारतीय संसद द्वारा 14 सितंबर 1963 को राजभाषा अधिनियम निर्मित करके लागू किया था, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से 1965 के बाद से अंग्रेजी को हिंदी के साथ शासकीय प्रयोजन में सहराज भाषा के रूप में, को ऑफिशियल लैंग्वेज, सहराज भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। मान्यता प्रदान कर दी गई थी मतलब अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ अनिश्चित काल तक बना रहेगा, यह प्रावधान आपका इसमें किया गया था। तथा इसी में अभी नोट में ही लिखेगा, तथा 1907 में
राजभाषा संशोधन अधिनियम राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित कर 14 सितंबर, अरे याद कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित कर अंग्रेजी के प्रचलन के समाप्ति के संदर्भ में राज्यों के विधानमंडलों को अधिकृत किया गया था। अब यहां आ जाइएगा राजभाषा आयोग पर, हेडिंग डाल लीजिएगा राजभाषा आयोग। मेंस का क्वेश्चन भी यहां अटेम्प्ट हो जाएगा हम लोगों का। लिखिएगा, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा संरक्षण हेतु राजभाषा संरक्षण हेतु एक राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसे राष्ट्रपति आदेश के द्वारा संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात गठित किया जाना था, और उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष पर आयोग के गठन का निर्देश प्रदान किया गया था। आयोग के गठन का निर्देश प्रदान किया गया था। नोट करके लिखिएगा यहां पर, सन 1955 में बीजी खेर 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसके पश्चात पुनः किसी भाषाई आयोग का गठन नहीं किया जा सका। नोट खत्म कर लीजिएगा। अगले पैराग्राफ में लिखेगा,
राजभाषा आयोग के अंतर्गत राजभाषा आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं से एक प्रतिनिधि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मतलब अगर अभी वर्तमान समय में अगर गठित होगा तो एक अध्यक्ष और 22 भाषाओं के एक-एक प्रतिनिधि, 22 सदस्य होंगे उसमें। ठीक, आगे लिखिएगा। राजभाषा आयोग के दायित्वों के अंतर्गत आयोग द्वारा संघ और शासकीय उद्देश्य से हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग संबंधी परामर्श प्रदान करेगा और अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन आरोपित करेगा। वहीं यह आयोग न्यायालयीय भाषाओं, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन आरोपित करेगा, मतलब रिस्ट्रिक्ट करेगा। वहीं न्यायालयीय भाषाओं के प्रयोग संबंधी अंकों के स्वरूप संबंधी, नंबर्स जिन्हें आप कहते हैं, अंकों के स्वरूप संबंधी राज्यों के बीच पत्राचार संबंधी भाषागत परामर्श प्रदान करेगा तथा यह भाषाई विकास संबंधी एक वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रदत्त करेगा, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा संसद में एक 30 सदस्यीय
ब्रैकेट में 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से, 30 सदस्यीय संयुक्त सदनीय एक 30 सदस्यीय संयुक्त सदनीय राजभाषा समिति का प्रावधान भी किया गया है। जो राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन की जांच सुनिश्चित करता है। यद्यपि 1976 में 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया और मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया है। का गठन किया गया है। तो ये हो गया आपके राजभाषा आयोग के संदर्भ में प्रावधान। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा मेंस में, वो चाहे 3 नंबर में चाहे 6 नंबर में, आपको यहीं से कंटेंट उठा करके स्थापित करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे बढ़ जाएं। वॉइस नहीं आ रही है जी, आवाज आ रही है आप लोगों को हमारी? स्पष्ट कर दीजिए। चलिए, ऑल क्लियर, ठीक। आगे लिखिएगा, प्रादेशिक भाषाओं पर आएंगे। संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत 345 के अंतर्गत प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान किया गया है। प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान किया गया जिसके अंतर्गत राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयोग होने वाली किसी एक भाषा कॉमा एक से अधिक भाषा या हिंदी को अपने शासकीय उद्देश्यों
के लिए भाषा के रूप में स्वीकार्य कर सकता है। स्वीकार्य कर सकता है। अब यहाँ याद रखिए कि अगर कोई राज्य विधानमंडल इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं बना रहा है, तो जो पहले से अंग्रेजी चली आ रही है, अंग्रेजी का ही प्रचलन बना रहेगा, ऐसा माना गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों में अंग्रेजी अभी भी प्रचलन में बनी हुई है। वहां पर लिखिएगा, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 246 राज्यों के मध्य व संघ राज्य के मध्य 346 हाँ, राज्यों के मध्य या संघ राज्य के मध्य पत्राचार के लिए प्रावधान किया गया है, जहां उनके मध्य पत्राचार की निर्धारित की गई भाषा पत्राचार के लिए निर्धारित की गई भाषा जहां उनके मध्य पत्राचार के लिए निर्धारित की गई भाषा या दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा समझौता करके हिंदी को पत्राचार की भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पत्राचार की भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। मतलब ये राज्य या संघ राज्य के बीच में संवाद होगा कि वह किस भाषा में करेगा। सामान्यतया संघ या राज्य के स्तर पर यह पत्राचार अंग्रेजी या हिंदी में होता है और राज्य यह स्वतः निर्धारित कर लेते हैं कि वो किस भाषा में करना चाह रहे हैं। अभी भी एक मान्य भाषा के रूप में अंग्रेजी को माना जाता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में ज्यादातर संवाद स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अनुच्छेद 247 के अंतर्गत यदि 347 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान 347 राष्ट्रपति को यह समाधान का मतलब नॉलेज है। यहाँ पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी प्रयोग की जाने वाली या बोले जाने वाली भाषा को
राजभाषा या सहराज भाषा के रूप में स्थापित करना चाहता है तो राष्ट्रपति उसे मान्यता प्रदान कर सकता है। तो राष्ट्रपति उसे मान्यता प्रदान कर सकता है। मान्यता प्रदान कर सकता है। अब यहाँ याद रखिएगा, जैसे बंगाल में बंगाली है, उड़ीसा में उड़िया है, आपके यहाँ तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, केरल में मलयालम है, गुजरात में हिंदी और गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी है, आपके गोवा में मराठी और कोंकणी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सारे राज्यों में जो है आपकी हिंदी है। इनको वस्तुतः सहराज भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान की। स्थानीय स्तर पर यह पत्राचार अपनी सहराज भाषा के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा अनुच्छेद 348, 349, 348, 349 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषाओं के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संसद जब तक विधि बनाकर प्रावधान न करे, उच्चतम व उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। यद्यपि राष्ट्रपति राज्यपाल की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी या अन्य किसी भाषा में संपन्न की जा सकती है। यही प्रावधान संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए भी किया गया है। और अब आ जाएगा विशेष निर्देश के संदर्भ में क्या कहा गया है वहां पर।
अगले पैराग्राफ में आएगा, मेंस का एक क्वेश्चन भी यहां बनता है, लिखिएगा। राजभाषा के संदर्भ में, राजभाषा के संदर्भ में अनुच्छेद 350 351 में संघ और राज्यों को विशेष निर्देश प्रदान किए गए हैं। जहां अनुच्छेद 350 के अंतर्गत, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने शिकायत निवारण के लिए, किसी व्यक्ति को अपने शिकायत निवारण के लिए किसी प्राधिकारी को स्वयं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में आवेदन किए जाने, भाषा में आवेदन किए जाने, आवेदन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। मतलब जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, को ऑफिशियल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें से किसी में भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपके उस आवेदन को इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता है कि आपने राजभाषा में उसको नहीं लिखा है। तो एक निर्देश यहां भी सुनिश्चित किया गया है। आगे लिखिएगा, वहीं अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत, 350 ए के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्टेज जिसे आप कहते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक का मतलब वही 8वीं तक, मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं सुलभ की जाएगी। इस संदर्भ में राष्ट्रपति राज्य को आवश्यक निर्देश प्रदान कर सकता है। तथा इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 350 ख के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष प्राधिकारी को नियुक्त किए जाने, एक विशेष प्राधिकारी को नियुक्त किए जाने, एक विशेष प्राधिकारी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान भी किया गया है, का प्रावधान भी किया गया है। विशेष प्राधिकारी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। मतलब जहां अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय है, उनकी शिकायतों को सुनने, निवारण करने के लिए कोई विशेष प्राधिकारी नियुक्त किया
देगा जो उनकी भाषा, बोली आदि से पूरी तरह से परिचित होगा। आगे लिखिएगा। याद रखिए दोनों प्रावधान 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में जोड़े गए थे। आगे लिखिएगा। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। जिसमें केंद्र सरकार को या संघ सरकार को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार किए जाने देश की सामासिक संस्कृति के इंटीग्रल कल्चर जिसे आप कहते हैं, सामासिक संस्कृति के विकास के माध्यम के रूप में विकसित किए जाने, हिंदी भाषा के शब्द भंडार विस्तार और उसकी समृद्धि संबंधी आवश्यक प्रयास किए जाने संबंधी निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार राजभाषा से संबंधित उचित प्रावधानों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो ये हो गया आपका राजभाषा संबंधित प्रावधान। हमने क्लासिकल लैंग्वेज की एक आपको शुरू में ही बात कर दी थी, जहां हमने बताया था कि भाषाई संतुलन की स्थापना करने के उद्देश्य से हमारे यहाँ 2004 में एक नई व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें क्लासिकल या शास्त्रीय भाषा की स्थापना की गई। वे भाषा जिनका अपना संपन्न साहित्यिक विस्तार हो, संपन्न व्याकरणिक व्यवस्था हो और लगभग 1500 से 2000 वर्षों का एक भाषागत इतिहास हो, उस प्रक्रम में इन भाषाओं को हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषा के रूप में। फिर उसके बाद 2005 में हमने संस्कृत भाषा की स्थापना की। 2008 में तेलुगु और कन्नड़ की स्थापना की थी। 2008 में तेलुगु और कन्नड़ की स्थापना की थी। 2013 में मलयालम की स्थापना की थी और 2014 में उड़िया भाषा की स्थापना की थी। अर्थात वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषा के रूप में कुल 6 भाषाओं को वह दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार हमारे देश के संविधान प्रक्रम के अंतर्गत भाषाई संरक्षण की स्थापना का प्रयास सुनिश्चित किया गया है। ये था राजभाषा संबंधित प्रावधान। ठीक, अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए।
भाषा संबंधी कोई भी प्रश्न हो आप लोग पूछ लीजिए यहाँ पर। यूएन में हिंदी का प्रमोट करना भी 351 के अंदर आएगा या नहीं? मोहित, यूएन की अपनी भाषा है जिसमें उन्होंने 6 भाषाओं को मान्यता दी गई, अभी उसका वह विस्तार कर रहे हैं। तो यूएन की कार्यप्रणाली में भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत सदस्य है, उसके संविधान से बना हुआ, तो जो यूएन निर्धारित करेगा उसके आधार पर यूएन को भारत को भी व्यवहार करना पड़ेगा। तो यूएन में भारत हिंदी में प्रमोट करने के लिए तत्पर नहीं है। उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने डिसाइड कर रखी है। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न यहाँ पर हो तो पूछ लीजिए। लिखने में समय लगता है, आप लोग लिख लें, तब तक मैं आपको ये सूचित कर दूं कि एक आध दो टॉपिक आपके और हैं, उसके बाद एक पॉलिटी से अलग आपका टॉपिक है जो कि नए पुराने दोनों सिलेबस में है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे। इसको कराने के बाद फिर हम सारे आपके जितने भी आयोग वाले पक्ष हैं उन पर हम आ जाएंगे। तो कल आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे, याद रखिए इसका सीधा संबंध आपके निबंध से भी जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी हम कल चर्चा आपसे करेंगे। कोई और प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लें मुझसे, कोई भी प्रश्न, अगर कोई डाउट हो कहीं भी। चलिए, तो आज अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। कल इस व्यवस्था को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को आज हुई असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, और कल कोशिश करेंगे कि ज्यादा स्मूथ आप लोगों की कक्षाएं हो सके। तो आज के लिए इतना। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।